So in the previous lecture, we started a topic which is simple regression analysis. और जो हमने डिस्कशन करी थी और रिग्रेशन में हमने कहा था कि दैट इज रिवर्ट टू एन अर्लियर, यानी कि टू गो बैक. सिंपल सी बात है. अगर मैं आपको क्योंकि थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं. और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फोरकास्टिंग के लिए हेल्पफुल है, हमें एस्टिमेशन के लिए हेल्पफुल है ये. और बाकी अगर कोई रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हाउ इट इज इम्पोर्टेंट. फिर हमने आपको एक जो मॉडल होता है, अगर हमने कोई मॉडल क्रिएट करना है तो उसके लिए हमने आपको डिफरेंट स्टेप्स बताए थे. और फिर हम रिग्रेशन मॉडल होते हुए अल्टीमेटली हम हिस्ट्री की तरफ को, क्योंकि रिग्रेशन एनालिसिस किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है, जिसमें फर्स्ट टाइम रिग्रेशन वर्ड का जो यूज किया था वो सर फ्रांसिस गैल्टन ने किया था. और गैल्टन ने जो अपनी रिसर्च की थी वो खास करके उसने रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट्स ऑफ द पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन करी थी. और वहां से जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि उन्होंने भी दो हाइपोथेसिस दिया था कि जी टॉल फादर्स वर लाइकली टू हैव टॉल सन्स, शॉर्ट फादर्स वर लाइकली टू हैव शॉर्ट सन्स. लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि उन्होंने जो 930 चिल्ड्रन थे पेरेंट्स थे उनके ऊपर जो स्टडी करी, जो उसका रिजल्ट था वो कुछ डिफरेंट आया. और जब डिफरेंट आया तो वी रिवर्ट टू एन अर्लियर. नहीं तो मैंने आपको बताया था कि अदरवाइज आज हमारे पास या तो पिग्मी होते या खली, और जो कि ह्यूमन रेस के लिए एक डेंजरस होता. लेकिन ऐसा नहीं है ह्यूमन. और आपने भी अब स्टडी करने के बाद जो प्रीवियस लेक्चर है उसको देखने के बाद आप भी इस कंक्लूजन पे ढूंढे और थोड़ी सी नजर आपने अपने फैमिली के ऊपर भी दौड़ाई होगी और कुछ जनरेशन में दौड़ाई होगी, तो आपको भी ये लग रहा है कि नहीं, वी जनरली रिवर्ट टू एन अर्लियर. और फिर मैंने आपको इसके साथ उन्होंने जो एक्चुअल में जो मिड पेरेंट्स की हाइट ली थी और चिल्ड्रन की हाइट ली थी, उसमें मैंने जो आपका अल्टीमेटली जो पॉइंट्स थे, जो डाटा था, जो बेस्ट फिट लाइन थी, एक जो ब्लैक लाइन थी और एक मैंने आपको जो बेस्ट फिट लाइन थी वो रेड से कोड करी थी. और he was expecting that my data would be close to the black line, but ultimately it moves towards the red line. और जिसका जो स्लोप था वो ज्यादा स्टीप नहीं था. तो वहां से उनको जो है सरप्राइजिंग रिजल्ट आए. और जब वो उनको सरप्राइजिंग रिजल्ट आए तो उनको लगा कि अरे जो मैं सोच रहा हूं वो ऐसा नहीं हो रहा है. तो फिर उन्होंने ये कंक्लूजन अल्टीमेटली ड्रॉ किया कि रिग्रेशन टू मीन की तरफ को जाते हैं हम. और जब रिग्रेशन टू द मीन है, लेकिन ये तभी होता है जब हम रिपीटेड मेजरमेंट्स जो इवेंट्स हैं विच अकर्स एंड व्हेन द रिपीटेड मेजरमेंट्स आर टू बी मेड, हम एक अकरेंस के ऊपर जो है इस कंक्लूजन को ड्रॉ नहीं कर सकते. फिर हम थोड़ा सा हमने कोरिलेशन के साथ हमने कनेक्ट किया है, क्योंकि ये चैप्टर जो रिग्रेशन का है वो कोरिलेशन के साथ बिल्कुल कनेक्टेड है. फिर हमने बात करी थी कि कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में जो है वो क्या रिलेशनशिप है. तो अब अगर ये चीजें जो हैं अगर आपके माइंड में और आपने माइंड में बैठ गई हैं और क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं. तो अब ये है कि हमारे पास जितना भी मैंने अभी डिस्कस किया, तो यू आर हियर. इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस, देन यू आर रेडी टू डाइव इनटू द डेप्थ ऑफ द रिग्रेशन एनालिसिस. तो अब नेचुरली अब आप इनके सब कुछ तैयार है. अब आप जो रिग्रेशन एनालिसिस का जो डेप्थ है, जो उसकी, क्योंकि बैकग्राउंड हमें पता है, नाउ वी आर रेडी टू डाइव इनटू द डेप्थ ऑफ द रिग्रेशन एनालिसिस. क्योंकि जितना डेप्थ में जाओगे उतनी ज्यादा नॉलेज होगी. तो हम बात कर रहे हैं रिग्रेशन मॉडल की. तो अब हम जो रिग्रेशन एनालिसिस है, हम क्या कोशिश करेंगे, हम यहाँ पे जो हिस्ट्री पढ़ी उससे हमें क्या मिला. वी विल डेवलप एन इक्वेशन. हम एक इक्वेशन डेवलप करेंगे जो कि दैट वुड एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हम सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस की बात कर रहे हैं जिसमें दो ही वेरिएबल हैं.
two variables and estimate the value of the dependent variable y based on a selected value of a independent variable। तो अभी भी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का, लेकिन मैंने थ्योरेटिकली आपको बताया, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये सारी बातें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो स्टूडेंट्स में बहुत कंफ्यूजन होता है वो सारा खत्म कर दूंगा। आपको याद होगा कि अगर मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ करूं कि सेल और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हैं, वो हमने कोरिलेशन में पढ़ा था कि दे आर कोरिलेटेड। बिल्कुल कि जी अगर हम एडवर्टीजमेंट पे पैसा लगाएं तो थोड़ा सेल बढ़ जाती है, लेकिन टू सम एक्सटेंट, और उसके बाद जो है आपने देखा होगा कि जो कोरिलेशन है वो थोड़ा सा फिर कम होना शुरू हो जाता है, उसकी जो डिग्री है वो कम होना शुरू हो जाती है। सो वी कैन फाइंड आउट द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन द टू एस्टिमेट। हम एवरेज रिलेशनशिप की बात करी है हमने, ये बात आपको एवरेज वर्ड जो है आगे समझ आएगी। रिलेशनशिप हमने कोरिलेशन से पढ़ा है, जो ही आगे हम उसको स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं रिग्रेशन में भी, क्योंकि अगर कोरिलेशन होगा, रिलेशनशिप का कॉज तभी हम एस्टिमेशन कर रहे हैं। टू अननोन वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे अब अननोन है मेरे पास सेल्स, फ्रॉम द नोन वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वैल्यू दैट इज द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ये जो सेल और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं कि ये कब ये इंडिपेंडेंट बन जाता है, कब ये डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है, और ये हम कैसे हम एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि आपको पहले बताया मैंने कि रिग्रेशन जो है वो एस्टिमेशन करता है, प्रेडिक्शन करता है अननोन वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यहां पे अननोन वेरिएबल है सेल्स, क्योंकि अगर आपको बोला जाए कि जी मैं 6,000 रुपए एडवर्टीजमेंट करता हूं, बताओ कितनी सेल होगी, तो सेल इज ए अननोन वैल्यूज, तो हम वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एडवर्टीजमेंट। ये सारी बातें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा, क्योंकि क्यूरियोसिटी ये तो सिर्फ आपको मैंने क्यूरियोसिटी के लिए ये बातें करी हैं। सो द टेक्निक यूज टू डेवलप द इक्वेशन, अब हमने ये इक्वेशन जो डेवलप कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड मेक दीज प्रेडिक्शंस, और जिसके बेस के ऊपर ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इतना है तो सेल कितनी होगी, या सेल मुझे उतनी ले जानी है तो मुझे कितना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो ये बातें जो है हमें कैसे प्रेडिक्ट होंगी, इसके लिए मुझे एक रिग्रेशन मॉडल की जरूरत पड़ेगी, और वो जो रिग्रेशन मॉडल है वो एक इन द फॉर्म ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन के फॉर्म में होगा, और वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, और जो स्ट्रेट लाइन आपकी प्रेडिक्शंस करेगी, और उसी स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस बोलते हैं। बिल्कुल वापिस आऊंगा, जैसे आपको पता है कि अगर मैं ये बात कर रहा हूं तो इसको मैं प्रूव करके फिर मैं यहां वापिस आपको बताऊंगा। सो इस चीज को हम प्रूव करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू विजुअलाइज द फॉर्म ऑफ रिग्रेशन लेट अस ड्रॉ ए स्कैटर डायग्राम। और आपको याद होगा मैंने कोरिलेशन का जो टॉपिक स्टार्ट किया था, वहां भी मैंने ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर्स ने सेल्समैन की अपॉइंटमेंट करनी थी, और वहां पे उसने पहले उनका स्कोर टेस्ट लिया, और टेस्ट के बाद उनको जो स्कोर आया, और उसके बाद फिर उनको असाइनमेंट दी गई कि जाइए घर घर जाकर के सेल करिए, और एक हफ्ते के बाद मेरे पास वापस आइए और फिर मुझे बताइए कि आपने कितने प्रोडक्ट सेल किए। और दोनों कंपोनेंट्स को लेकर के उसने देखा कि क्या उनके बीच में कोई कोरिलेशन है, अगर कोरिलेशन है तो उसी का यूज उसने किसके लिए करेगा, वो रिग्रेशन में कर रहा है। तो मैं उसी इंस्टांस को आगे बढ़ाना चाहता हूं, थोड़ा सा पहले भी आपको पता है, और थोड़ा और बात करेंगे। और जनरली हम क्या करते हैं, वैसे बता रहा हूं कि डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे लेते हैं। लेकिन ये जो कंफ्यूजन है, ये जो आपके माइंड में बिठाया जाता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ वाई एक्सिस पे होता है, इंडिपेंडेंट एक्स एक्सिस के ऊपर, मैं इससे एग्री नहीं करता। मैं देखना आपको कि मैं वाई को इंडिपेंडेंट भी बना सकता हूं, और एक्स को जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल भी बना सकता हूं। ये कैसे होगा, ये सारी बातें जो हैं आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा। तो चलिए आज हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमने उस टाइम एक स्कैटर डायग्राम बनाया था, और उस टाइम जो ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर ने जो डेटा लिया था, हम उसी डेटा को आगे बढ़ाते हुए रिग्रेशन के टॉपिक में ये जो रिग्रेशन मॉडल है, ये जो रिग्रेशन एनालिसिस है, ये जो बातें मैंने आपसे करी हैं, इनको प्रूव करूंगा, और फिर मैं आपके पास दोबारा से यहां आऊंगा कि ये जो मैंने अदरवाइज जो ये आपकी किताबों में या कई बार आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है तो सिर्फ इतनी सी बातें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन इसकी बैकग्राउंड क्या है वो चीजें नहीं बताई जाती। तो मैं आपका कंसेप्ट जो है ना बिल्कुल क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए जी, ये था जी मेरा, आपको याद होगा कि
वही डेटा मैंने थोड़ा सा आगे और इलेबोरेट किया है। These are the test scores and weekly sales of 5 sales people. याद आ गया होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मुझे दोबारा से अब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो अपॉइंटमेंट करनी थी इन्होंने। ये सेल्स पर्सन है, उनका नाम है ABCD और E, ठीक है जी। उनका टेस्ट लिया गया और उनका जो टेस्ट का जो स्कोर है वो है 4, 7, 3, 6 एंड 10, राइट। और जब उनको बोला गया कि हफ्ते के लिए जाइए बाहर और कुछ प्रोडक्ट को सेल करके आइए और सेल देखते हैं कि आप में कितनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, कम्युनिकेशन स्किल है, आप अपनी प्रोडक्ट को कैसे जो है प्रेजेंट करते हैं लोगों के पास, और फिर वो रिजल्ट भी उनके सामने आ गए। उन्होंने जो वीकली सेल करी, जो मिस्टर ए था उसने 5,000 की सेल करी, बी ने 12,000 की सेल करी, सी ने 4,000 की, डी ने 8,000 की और ई ने 11,000। तो मेरे पास एक तरह से दो वेरिएबल आ गए कि क्या इनके बीच में कोई रिलेशनशिप भी है कि नहीं है। तो देखिए, अगर मैं ऐसे देखूं तो कुछ मुझे बहुत ज्यादा डीप जाना पड़ रहा है, डेप्थ में जाना पड़ रहा है, तब मुझे पता लग रहा है कि अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसी को स्कैटर डायग्राम के हेल्प से देखने की कोशिश करूं तो देखिए, अब मैंने टेस्ट स्कोर्स ले लिए एक्स वेरिएबल, और ये मेरी वीकली सेल्स आ गई थाउजेंड्स में वाई के केस में। और यहां पे जो टेस्ट स्कोर है ये देखिए, अब आप मिस्टर ए जो है वो कहां पे है, टेस्ट स्कोर है उसका 4 और वीकली सेल है 5,000 की। ये देखिए 5,000 और ये 4, लो जी, ठीक है जी। तो ये पॉइंट समझ आ गया जी आपको कैसे आया। तो उसके बाद आपका आ जाएगा 7, बी जो है वो 7, उसके पास टेस्ट स्कोर है उसका 7, ये 7 है, और उसकी जो सेल है वो 12,000 है। ये देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल गया। उसी तरह से अगर आप सी की तरफ को चलें तो उसने स्कोर किया 3, टेस्ट में स्कोर किया 3 और सेल की 4,000 रुपए की सिर्फ, ये लो ये भी आ गया जी पॉइंट। अब आपको पता चल रहा है कि पहले भी हमने आपको स्कैटर डायग्राम बना के बताया, लेकिन चलो आज हम और आपको डेप्थ में ले जाते हैं, क्योंकि थोड़ा टॉपिक जो है वो टेक्निकल है, और टेक्निकल टॉपिक को हम जितना एक एक कंसेप्ट को हम जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाते हैं। उसके बाद इसने 6 है और 6 इसने टेस्ट में स्कोर किया और 8,000 की सेल्स है, ये लो जी 6 और ये हमारा 8,000। उसके बाद मिस्टर ई है, उसने जो टेस्ट में स्कोर किया है वो 10 किया है और सेल की है 11,000 की। ओके, तो ये 11,000 यहां पे आ गया आपका, और ये जो है वो 10 की आपके पास आ गया। तो ये पॉइंट जो है, ये स्कैटर पॉइंट्स, ये पॉइंट्स मेरे पास आ गए, ठीक है। ओके, तो मैंने लाइनें तो नहीं खींची थी इसलिए, क्योंकि तो अब मुझे यहां से नजर क्या आ रहा है, देखो एकदम से जो यहां से नहीं नजर आ रहा था वो मुझे यहां से नजर आ रहा है। क्या आ रहा है, जैसे जैसे आप देखिए टेस्ट स्कोर बढ़ रहा है, ये देखिए जैसे जैसे मैं इस तरफ को मूव कर रहा हूं वैसे वैसे ही उसका, जिसने टेस्ट में अच्छा किया उसने सेल, जो वीकली सेल थी उसमें भी अच्छा किया है, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। ये किससे मिला मुझे, स्कैटर डायग्राम से। तो जो जहां मुझे यहां पे डेप्थ में जाना पड़ रहा था वो मुझे कैसे मिल रहा है, यहां से मिल रहा है। अब देखिए, तो पहला पॉइंट मेरे पास क्या है, टेस्ट स्कोर इंक्रीजेज सो डू सेल्स। क्या मतलब हुआ, अगर यहां पे देखो 3, 4 है तो ये भी आगे को बढ़ा, ये भी आगे को बढ़ा, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, ये बढ़ा, ये इधर को बढ़ रहा है तो इधर को बढ़ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है अब ये जो लाइन है, जो एस्टिमेशन लाइन है वो कहां पे होनी, क्योंकि जो एस्टिमेशन लाइन है ना वही तो आपको एवरेज पाथ बताए कि दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है। वैसे तो नजर आ रहा है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है, क्योंकि हमने कोरिलेशन में पढ़ा है ना जी, ये देखो ये पॉजिटिव और ये क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। और अगर ये है तो क्या होता है जीरो कोरिलेशन, राइट, ऐसे ऐसे जो है। तो अब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की जरूरत है विच सीम्स टू बेस्ट डिस्क्राइब द एवरेज पाथ ऑफ द पॉइंट्स। इनके बीच में कोई ऐसा स्ट्रेट लाइन खींचूं जिसकी वजह से मुझे क्या नजर आ जाए, जो कि एक एवरेज पाथ, जो पॉइंट्स बताए कि कौन सी लाइन जो बेस्ट फिट है, जिसकी वजह से मैं किसी भी पॉइंट की प्रेडिक्शन कर सकता हूं। अब देखिए मेरे पास अगर कोई लाइन आ जाती है तो मैं 8 का भी तो प्रेडिक्ट कर सकता हूं, अदरवाइज मैं 8 का प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा। मुझे 9, अब मुझे 11, अगर मुझे बोला जाए कि 12 पे बताओ तो मैं कैसे प्रेडिक्ट करूं,
तो इसलिए मुझे क्या है, अगर मेरे पास ये लाइन आ जाती है तो मैं 12 का भी इस पॉइंट के ऊपर जो है वो प्रेडिक्ट कर सकता हूं ना कि नहीं। और अगर इधर से बोला जाए तो भी मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन चाहिए। अब वो जो स्ट्रेट लाइन है वो कहां से मिलेगी, तो इसलिए मैंने क्या कहा कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आपको क्या बताएगी, एवरेज रिलेशनशिप। कुछ बात क्लियर हो रही है जी। तो यहां पे मैंने आपके साथ बताया था sale and advertisement expenditure are correlated, we can find out the average relationship between the two to estimate the unknown of value of the dependent variable। हाँ जी, बात क्लियर आ रही है जी। ओके, अब उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि any prediction of sales based on test score, any prediction of sales based on test score cannot be 100% accurate but can be fairly precise। यानी कि हम 6 सिग्मा नहीं जा सकते। आप बोले कि 100% है, क्यों नहीं जा सकते भाई, देखिए अगर मैं जब ये लाइन खींचूंगा तो ये सारे पॉइंट्स एक लाइन पे थोड़ी आ रहे हैं। अगर ये सारे पॉइंट्स एक लाइन पे आ जाते तो मैं क्या कर सकता हूं, तो जो मैं प्रेडिक्शन करूंगा वो 100% एक्यूरेट होगी। ये देखिए ये वाला पॉइंट, ये अगर ये सारे पॉइंट इस लाइन पे आ जाए तो प्रेडिक्शन लाइन भी और ये जो पॉइंट है वो एक ही लाइन में, इसका प्रेडिक्शन जो है मेरी 100% होगी। लेकिन भाई यहां पे क्या है कि ये जो लाइन है, कुछ पॉइंट उस लाइन पे आएंगे, कुछ ऊपर होंगे, कोई नीचे होंगे, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि मैं 100% एक्यूरेट, लेकिन मैं नियर टू 100% जा सकता हूं। प्रेडिक्शन के लिए मैं नियर टू 100% जा सकता हूं। भाई एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन में आप जरूरी नहीं होता कि 100% हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है जी, बात यहां पे। अच्छा, अब दिक्कत क्या आई कि ये तो पॉइंट आ गए स्कैटर पॉइंट से, लेकिन वो लाइन कैसे खींचू मैं यहां पे, वो स्ट्रेट लाइन कैसे खींचू, क्योंकि वही तो स्ट्रेट लाइन क्या बोलती है, वही स्ट्रेट लाइन आपके पास जो स्ट्रेट लाइन होती है उसी के पीछे तो हम पड़े हैं, वही तो हमारी प्रेडिक्शन लाइन है। ठीक है जी, अगर वो ही प्रेडिक्शन लाइन है तो अब नेचुरली आपने यहां पे जो बात, ये देखिए द टेक्निक, अब अच्छे से, द टेक्निक यूज टू डेवलप द इक्वेशन, ऐसी टेक्निक डेवलप कर रहे हैं जिस इक्वेशन फॉर द स्ट्रेट लाइन, ऐसी इक्वेशन ड्रॉ करेंगे जिसकी वजह से हम उस स्ट्रेट लाइन को फाइंड आउट कर सकें और एंड मेक दीज प्रेडिक्शंस, और तभी हम उनके बेस के ऊपर क्या कर सकें, प्रेडिक्शन कर सकें, एंड दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ रिग्रेशन एनालिसिस। तो झगड़ा कहां पे है जी, झगड़ा यहीं पे है कि अब इन पॉइंट्स के बीच में मैं वो स्ट्रेट लाइन कैसे खींचूं, और उस स्ट्रेट लाइन को खींचने के पीछे ही तो झगड़ा है। और वो स्ट्रेट लाइन तभी आएगी अगर मेरे पास रिग्रेशन इक्वेशन आएगी, और वो रिग्रेशन इक्वेशन कैसे आएगी, तो मैं वही तो झगड़ा है स्ट्रेट लाइन का। तो अगर मेरे पास रिग्रेशन आने आ गई, मेरे पास स्ट्रेट लाइन आ गई, और रिग्रेशन इक्वेशन की वजह से मेरे पास स्ट्रेट लाइन आ गई, और जिसके बेस के ऊपर मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूं, तो वही तो रिग्रेशन एनालिसिस है, बस और क्या है। हाँ जी, बात क्लियर है जी। अब ओके, मैंने पता आपको आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। दो तो रिग्रेशन इक्वेशन जो मैंने आपके कहा था, सिंस ए स्ट्रेट लाइन अपीयर्स टू बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप, तो मैंने अभी आपको बताया, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ऐसा लग रहा है कि यही डिस्क्राइब करेगी रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ट स्कोर एंड वीकली सेल्स। टेस्ट स्कोर एंड वीकली सेल्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कौन डिस्क्राइब करेगी, एक लाइन जो मैं ड्रॉ करूंगा, जो स्ट्रेट लाइन में एक ड्रॉ करूंगा। सो वी विल नाउ डेवलप ए मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर दैट लाइन। अब ये लाइन कैसे आएगी, इसके लिए हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन डेवलप करेंगे जिसको ही रिग्रेशन इक्वेशन बोलते हैं। सो द इक्वेशन फॉर दैट स्ट्रेट लाइन इज रेफर टू एज रिग्रेशन इक्वेशन। अब वो रिग्रेशन इक्वेशन कैसे आएगी, बस इसी ये जो झगड़ा है यही हम खत्म करेंगे। So, regression equation is a mathematical equation that defines the relationship between two variables। बिल्कुल जी, हमने ऊपर यही तो बात करी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि ये जो मैंने आपका ये टेस्ट स्कोर और वीकली सेल है, इस डायग्राम को मैं रिप्रोड्यूस कर रहा हूं। ये लो जी, ये कर दी मैंने रिप्रोड्यूस। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं इसको रिप्रोड्यूस कर दिया और रिप्रोड्यूस करके मैंने ये कर दिया, ये टेस्ट स्कोर आ गया जी, वीकली सेल आ गई। ठीक है, आपको याद हो गया, ये वही पॉइंट्स है ना जी, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आ गए। मेरा मन करता है कि यार ये लाइन जो है वो ऐसे होनी चाहिए। मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी कि जी ये पॉइंट, कुछ पॉइंट इसके नीचे आ गए और बिल्कुल क्लोज आ रही है, और मैंने इस लाइन को खींच दिया। मैंने खींचा ना, मेरा व्यू था ना, इसलिए दिस लाइन इज ड्रॉन बाय हैंड। मैंने हाथ से एक लाइन जो है खींच दी। मैंने कहा कि दिस इज ए फिट लाइन,
क्योंकि ये जो स्कैटर पॉइंट्स हैं इसके बीच से क्रॉस कर रही है, इसलिए ये बेस्ट फिट लाइन है और इसी के बेस के ऊपर हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे प्रेडिक्शन कैसे? अब आप बोलेंगे अगर जिसका टेस्ट स्कोर 5 है, आप देखना जरा एग्जाम में, अब यहां पे देखिए किसी का टेस्ट स्कोर 5 है, नहीं है सर, तो आप कैसे बिल्कुल मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं। देखिए किसके बेस के ऊपर? इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर। मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को मैं इस लाइन के ऊपर खींच दूंगा और यहां पे इसको ले जाऊंगा, इधर ले जाऊंगा। किसके बेस के ऊपर किया मैंने? इसी के बेस के ऊपर। तो मैं ये बोलूंगा कि जिसका 5 स्कोर होगा पास डाटा, वो जो है वो 6,000 रुपए की सेल कर सकता है। अच्छा, अब अगर आपको बोला जाए कि जी आप बताइए कि जिसका टेस्ट स्कोर जो है वो 12 होगा, वो कितनी सेल करेगा? ठीक है जी, मैं क्या करूंगा, यहां 12 आ गया, वीकली सेल्स यहां पे इस लाइन को क्या करूंगा, आगे खींच लूंगा और आगे खींचने के बाद मैं इस लाइन को जो है यहां पे ले जाऊंगा और इसको यहां ले जाऊंगा इसके साथ। तो ये तकरीबन 15 लाख की बात कर रहा है। मैं तो नहीं कह रहा हूं, कौन बता रहा है? ये स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन बताइए अब कि क्या बताती है? ये रिलेशनशिप बता रही है और जिसी के बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो झगड़ा किस चीज का? लाइन का है। अब मेरा दिमाग चला, मैंने क्या किया, ये नहीं ये लाइन जो है वो ऐसे जानी चाहिए, मैंने लिख दी। तो मैंने क्या लिखा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन बाय हैंड टू फिट स्कैटर प्लॉट्स। मैंने किया ना ये। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? देखिए डिसएडवांटेज क्या है। दिस लाइन इज बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ द पर्सन ड्रॉइंग द लाइन। अब आपको बोला जाए कि भाई लाइन खींचो, हो सकता है आप ऐसी लाइन ना खींचे, आप कोई और ही तरह की लाइन खींच दें। जैसे हो सकता है कि आपको बोला जाए भाई आप लाइन खींचो, तो आप बोलेंगे नहीं यार ये लाइन ऐसे होनी चाहिए। एक और को बोला कि तू बता, वो कहता नहीं यार ये लाइन ऐसी होनी चाहिए। अब तू बता, कहते ये लाइन कैसे ऐसी होनी चाहिए। अब अगर जिस पर्सन ने, अगर एक पर्सन बोलता है कि ये लाइन ऐसी होनी चाहिए, तो अगर 12 का मैंने प्रेडिक्ट करना होगा तो प्रेडिक्शन क्या होगी, ये तो 20 लाख के करीब पर चला जाएगा। ठीक है जी। तो क्या है कि हर आदमी की अपनी जजमेंट है और अपने जजमेंट के अकॉर्डिंगली वो इन पॉइंट्स के बीच में लाइन ड्रॉ करेगा। अगर ऐसा करेगा तो सिचुएशन कैसी हो जाएगी सर? सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। अब मान लो मिस्टर वन को बोला गया कि आप ड्रॉ करो लाइन, उसने क्या किया, ये ड्रॉइंग कर दी। मिस्टर 2 को बोला गया तो उसको बोला कि आप ड्रॉ करो लाइन, तो उसने ये ड्राइंग ब्लॉक। अब मिस्टर 3 को बोला गया कि आप करिए, तो उसकी अपनी जजमेंट थी, उसने ये किया। अब मैं अलग अलग से, मैं जनरली क्या करता हूं, स्टूडेंट से बोलता हूं कि आप ये पॉइंट्स है, अपनी लाइन ड्रॉ करो। और जबकि सबकी कॉपीज अगर मैं चेक करूं तो मुझे को लगता है कि ऐसी लाइनें नजर आनी शुरू हो जाती हैं। आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। और अगर मैं 4th पर्सन को बोला गया तो उसने बोला कि नहीं, क्यों ऐसा, ये लाइन ऐसी होनी चाहिए। तो यहां से हमारी एक रिसर्च क्लास में ही नजर आनी शुरू हो जाती है। तो अब अगर मैंने तो 4 लिए, अगर आप 20 स्टूडेंट हैं, तो ये कौन सी लाइंस हैं? दीज लाइंस आर हैंड रिटन लाइंस रिप्रेजेंट द जजमेंट्स ऑफ 4 पीपल। मैंने तो 4 पीपल है, नहीं तो यहां तो क्योस हो जाएगा, आपको नजर ही नहीं आएगा कौन सी लाइन कहां से शुरू हुई कहां खत्म हुई। ठीक है। तो अब यहां पे क्या है कि इन 4 लाइन में से सिर्फ एक लाइन है जो कि बेस्ट फिट लाइन होगी। अब अगर इसमें अगर मैं देखूं तो ये जो 4th लाइन है ना, ये सबसे मेरे को अनरीजनेबल लग रही है। देखो कोई भी इससे सारे पॉइंट दूर हैं। हाँ 1 2 3 जो है वो थोड़े से उसके करीब है, इनको मैं रीजनेबल बोल सकता हूं। लेकिन रीजनेबल के बाद भी मुझे तो एक लाइन चाहिए ना। अब मैं तीनों में से एक लाइन कौन सी ड्रॉ करूं? अब आप बताओ इन तीनों में से कौन सी लाइन करूं? तो अगर मैं तो अपनी जजमेंट पे बेस के ऊपर करूंगा तो ये तो पर्सनल बायसनेस होगी, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, उसको बोलते हैं पर्सनल बायसनेस। और अगर ये पर्सनल बायसनेस है तो रिजल्ट तो जो है वो आपके कभी मिलेंगे ही नहीं। बस यही दिक्कत हो गई। अब आपको बात क्लियर हो रही है जी यहां पे? तो आज अब हम इस लाइन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तभी मैंने क्या बोला कि इसका डिसएडवांटेज क्या है? दिस इज बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ द पर्सन ड्रॉइंग द लाइन। ये तो पर्सन की जजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन सी लाइन खींचता है और उसका रिजल्ट मेरे रिजल्ट से डिफरेंट होगा। आप बताओ ये जो मॉडल होगा यूनिवर्सल एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। तो बस इन 4 लाइनों में से कौन सी लाइन जो है वो बेस्ट है, तो वो कैसे मैं करूंगा? बस उसी बेस्ट फिट लाइन को हम एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं और वो फॉलो उसको बोलते हैं हम लीस्ट स्क्वेयर प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं जी?
लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल किस लिए लगाते हैं कि इन चार में से कौन सी लाइन जो है बेस्ट है, जो जिसको मैं छंटाई कर सकूं, और क्योंकि यहां तो रिजल्ट मेरे गड़बड़ आ गए, तो जिसकी वजह से मैं वो उसको प्रेडिक्शन लाइन, जिसको मैं स्ट्रेट लाइन बोल सकूं, जिसको मैं प्रेडिक्शन लाइन बोल सकूं, जिसके ऊपर मैं प्रेडिक्ट कर सकूं। हाँ जी, बात यहां तक क्लियर है? तो अगर क्लियर है तो मैं दोबारा से आपको फिर रिमाइंड करवा रहा हूं। So in order to visualize the form of a regression, let us draw a scatter diagram। और उसके लिए तभी तो हमने आपके कहा the technique used to, कौन सी टेक्निक? used to develop the equation for the straight line। उस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए अगर हम कोई इक्वेशन ड्रॉ कर रहे हैं और जिसके बेस के ऊपर हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिग्रेशन एनालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? रिग्रेशन एनालिसिस बोलते हैं। और ये लाइन कैसे ड्रॉ की जाए, अब चार लाइनों को मैं कैसे लूं, तो उसके लिए मुझे एक प्रिंसिपल फॉलो पड़ रहा है, एक सिद्धांत फॉलो करना पड़ रहा है। और वो जो सिद्धांत है उसको कौन सा सिद्धांत बोलते हैं जी? कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं? लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल बोलते हैं। ये कौन सा क्या प्रिंसिपल होता है जी, जरा हमें इस बारे में आप समझाइएगा। आइए जी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। कौन से को? जो हमने आपको स्कैटर डायग्राम दिया गया था। ओके, तो क्या है, अब हमने कहा कि जजमेंट इज एलिमिनेटेड बाय डिटरमिनिंग द रिग्रेशन लाइन्स यूजिंग ए मेथड। जो हमारा जजमेंट वाला मेथड था उसको हम खत्म कर देंगे और एक रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए हम एक मैथमेटिकल मॉडल फॉलो करेंगे। जो कौन सा मॉडल है? दिस इज नोन एज लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल। और देखो, आज भी हम इस मॉडल को, यहां किसी ने ये मॉडल डेवलप किया होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? अब आपको याद हो कि मैंने बेस्ट फिट लाइन क्यों लिखा है? क्योंकि चार में से मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि बेस्ट फिट कर रही है, जो मुझे बेटर प्रेडिक्शन लाइन बोली जा सके। सो दिस मेथड गिव्स बेस्ट फिटिंग स्ट्रेट लाइन। अब ये कंफ्यूजन हमने खत्म करना है। तो ये कंफ्यूजन हम कैसे करते हैं, क्यों इसको हम लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल बोलते हैं, ये बात अब मैं आपसे शेयर करूंगा। देखिए, यहां पे क्या हुआ कि मैंने एक, नहीं तो मुझे दोबारा से वो वहीं पे जाना पड़ना था, मैं आपके लिए एक नया क्रिएट कर दिया। एक पर्सन है जिसकी ईयर ऑफ सर्विस विद कंपनी, कि वो कंपनी के साथ कितने साल जॉब करता है, ठीक है, और उसका जो अचीवमेंट स्कोर है वो कितना है, यानी कि लॉयलिटी चेक कर रहे हैं हम एक तरह से। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि जिसका ये ओ एक्सिस पे है, अभी फिलहाल मैंने एक्स और वाई से आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको ये बता रहा हूं। एक्स यानी कि जिसका स्कोर 3 है, जिसकी सर्विस 3 है, उसकी अचीवमेंट स्कोर जो है वो 8 है। जिसकी सर्विस जो है 4 साल होगी, उसका अचीवमेंट स्कोर 18 हो गया। जिसकी सर्विस 5 होगी, इसका मतलब है जैसे जैसे उसकी सर्विस बढ़ रही है वैसे वैसे उसका अचीवमेंट स्कोर भी बढ़ रहा है। यानी कि उसको टारगेट दिए जा रहे हैं और उस टारगेट को अचीव करने के लिए वो कितनी मेहनत करता है और क्या वो अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस वो रिलेशनशिप हम देख रहे हैं। आ गया जी डेटा आपके पास, 2 वेरिएबल आ गए जी हमारे पास। तो मैंने एक्स और वाई लिखे, यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं करना, इसलिए मैंने एक्स, ये आपके पास एक्स आ गया, ये आपके पास वाई आ गया। यानी कि अब क्या हुआ, देखिए, अब आपको स्कैटर डायग्राम प्लॉट करना आता है। तो अब मान लो अगर मैं प्लॉट कर दिया तो मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 8। लो जी, x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू, ये यहां सॉरी यहां आना चाहिए था, ये यहां जैसे आना चाहिए था 8। ठीक है, तो क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं यूज किया है तो ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास y इज इक्वल टू 8 बता रहा है, x इज इक्वल टू 4, ठीक है जी, और y इज इक्वल टू 18, ये है जी 18 का पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट आ गया जी आपके पास। उसके बाद तीसरा है x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 16, ये पॉइंट आ गया जी। ठीक है जी, y इज इक्वल टू 5, और ये मेरे पास 3 पॉइंट आ गए, ये आ गए मेरे 3 पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे भी हमारे पास देखो यही अचीवमेंट के स्कोर यहां लिखने हैं, और यही मेरे पास ईयर ऑफ सर्विस विद कंपनी है। इसी डायग्राम को मैंने आगे प्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि ये मेरे 3 पॉइंट, और ये भी लो जी, एक पॉइंट ये है, ठीक है जी, और उसके बाद एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तीनों पॉइंट दोबारा से मैंने प्रोड्यूस कर दिए। उसी तरह से एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है। 3 पॉइंट मैंने दोबारा से वो इन डायग्राम्स में प्रोड्यूस कर दिए।
ओके, अब मैंने क्या किया कि मान लो ये लाइन ड्रॉ कर दी, एक पर्सन ने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, दूसरे पर्सन ने लिया और ये लाइन ड्रॉ कर दी, तीसरा पर्सन आया उसने ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं बताओ मैं इन तीनों में से कौन सी लाइन जो है बेस्ट फिट है, मैं कैसे ढूंढूं उसको? तो मैं आपको बता रहा हूं कि बेस्ट फिटिंग लाइन कौन सी होती है। बेस्ट फिटिंग लाइन होती है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द वर्टिकल डेविएशन इज एट मिनिमम। क्या मतलब हुआ इसका? बिल्कुल प्रूव करूंगा। सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम ये क्या होगा जी? सम, टोटल, किस चीज का टोटल? वर्टिकल डेविएशन। वर्टिकल डेविएशन कहां पे? ये लाइन ये जो पॉइंट आएगा ना, ये वाला पॉइंट जो है इसके ऊपर डायग्राम के, अच्छा सॉरी ठीक है, ये वाला पॉइंट मेरा ये है ब्लैक में 8 वाला, 3 8, ये देखो बहुत अच्छी बात। अच्छा 3 के ऊपर मेरा जो प्रेडिक्शन लाइन है वो पॉइंट कौन आ रहा है? ये। इसका जो प्रेडिक्शन पॉइंट है वो कौन आ रहा है? ये। इसका जो प्रेडिक्शन पॉइंट है, प्रेडिक्शन पॉइंट किसके ऊपर आते हैं? लाइन के ऊपर आते हैं, ठीक है जी। अगर प्रेडिक्शन पॉइंट आते हैं तो वो क्या बोलता है? इस पॉइंट से जो आपका एक्चुअल पॉइंट है और जो प्रेडिक्शन पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करो, कहता है वर्टिकल, इधर से इधर। उसी तरह से इस पॉइंट को, जो एक्चुअल पॉइंट है, एक्चुअल पॉइंट को हम किस पॉइंट से? प्रेडिक्टेड वैल्यू, जो लाइन के ऊपर पॉइंट आएगा, ये वर्टिकल डेविएशन, वर्टिकल। उसी तरह से आपका एक्चुअल पॉइंट ये है और ये पॉइंट आपका डेविएशन अपना प्रेडिक्टेड है, तो यहां से यहां पर। तो क्या कह रहा है? यहां से यहां कितना डेविएशन है, कितना फर्क है, कितना डिफरेंस है, और यहां से यहां का कितना डिफरेंस है, और यहां से यहां का कितना डिफरेंस है। तो कैसे पता चलेगा? लो जी, कैसे पता चलेगा? आप क्या करो, ये तो आपको पता है कि कौन सा पॉइंट है, तो आप इस पॉइंट को यहां से ले लो, ये लो जी, ये किसके ऊपर आ रहा है? ये 14 के ऊपर आ रहा है। और ये पॉइंट किसके ऊपर है? 18 है। ये इधर से पॉइंट क्या है? 4 के ऊपर, ये 4 के ऊपर है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है जी? 4। उसी तरह से जो प्रेडिक्टेड वैल्यू और जो एक्चुअल वैल्यू है उसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? यहां 2 आ रहा है, ठीक है जी। 8 और 10, इस 10 के सामने इसलिए 2 आ रहा है। उसी तरह से अगर मैं इस पॉइंट पे लूं तो आपका 5 वाला जो पॉइंट है, वो 5 वाला पॉइंट जो है किसके सामने है? 16 का है। अगर 16 है तो यहां पे जो पॉइंट आ रहा है वो किसके ऊपर आ रहा है? 18 पे आ रहा है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो भी कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है जी। तो क्या बोला जी? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द, पहले मुझे इंडिविजुअल डेविएशन देखना पड़ेगा। तो इसके बीच का डेविएशन कितना आ गया? 2। इसका डेविएशन कितना है? 4। इसका डेविएशन कितना है? 2। फर्क। अच्छा फिर क्या बोलता है? सम, स्क्वायर भी करो, कहता स्क्वायर करने के बाद उसका सम कर दो। लो जी, क्या किया मैंने? ये देखो, पहले का पॉइंट कितना था? 2 को क्या किया मैंने? 2 का स्क्वायर किया। इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 4 है। मैंने क्या किया? 4 का स्क्वायर किया। उसके बाद मैंने फिर दोबारा से क्या किया? 2 का स्क्वायर किया। मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया। 2 डेविएशन था, उसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद मेरे पास क्या आ गया? 4, 16 और 4, और इनका सबका सम क्या कर दिया? 24। तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वर्टिकल डेविएशन इज एट मिनिमम। ये मिनिमम की बात है। तो यहां तक ये इक्वेशन समझ आ गई जी आपको? अच्छा अब क्या हुआ? अब मैंने क्या किया? इनके पॉइंट भी निकाल लिए। ये मेरा 8 है और ये पॉइंट जो है वो यहां पे आ रहा है, ठीक है। ये आपका 2 और ये पॉइंट जो है वो एक तरह से 6 पे आएगा। उसी तरह से मेरा ये एक्चुअल पॉइंट है, ये मेरा प्रेडिक्टेड पॉइंट है। ये मेरा एक्चुअल पॉइंट है, ये मेरा प्रेडिक्टेड पॉइंट है। आप इधर से लाइनें निकालोगे, यहां से निकालोगे और ग्राफ पेपर पे निकालोगे तो आपके बीच, इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 2। इसके बीच का डिफरेंस आपको कितना आएगा? 6। इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 2, ठीक है। तो मैंने दोबारा से इसको क्या किया? ये 2 उठाया और 2 का स्क्वायर कर दिया। 6 उठाया, 6 का स्क्वायर कर दिया। 2 आया, 2 का स्क्वायर कर दिया। और 4 + 36 + 4 कितना होगा जी? 44 आ गया। फिर मैंने ये वाली जो लाइन, आपने जो जजमेंटल लाइन थी, उसको ड्रॉ किया। अब जब मैंने ये ड्रॉ की तो इस लाइन के ऊपर ये कौन सा पॉइंट आ गया? प्रेडिक्टेड पॉइंट। ये कौन सा? जो ब्लू से है, मैं प्रेडिक्टेड पॉइंट अब आपको बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे जब मैं पेंसिल से बताता तो शायद तो, और ये कौन सा है आपका? एक्चुअल पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? एक्चुअल पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है जी? एक्चुअल पॉइंट। इससे आपको अब डेविएशन क्लियर होगी। और ये वर्टिकल डेविएशन यहां से लेकर के यहां के बीच का कितना डिफरेंस हो गया, वो कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा। ये वाला जो पॉइंट है, ये जो प्रेडिक्टेड पॉइंट है और ये पॉइंट जो है ये है,
तो ये पॉइंट जो है आपका 8 है, तो ये पॉइंट आपका 16 आ रहा है, तो नेचुरली डिफरेंस कितना आ गया 18। ये 16 है होगा, ये 8 हो गया, तो डिफरेंस कितना होगा 8 हो गया, और 8 मैंने यहां लिख दिया। उसी तरह से आपके पास ये प्रेडिक्टेड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है और ये है, तो कितना हो गया जी 2, इसका डेविएशन 2 है, और इसका डेविएशन मेरे पास अगर यहां से लूं तो यहां से लूं तो ये 8 का डेविएशन आ रहा है। आप ग्राफ पेपर पे बनाइए, आपको एग्जैक्ट मिलेगा। ठीक है जी, देखो अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है ना। फिर मैंने क्या किया कि ये लो जी, ये डेविएशन कितना 8 था तो 8 का स्क्वायर कर दिया, ये 2 था तो 2 का स्क्वायर कर दिया, इधर 8 था 8 का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने में 64 इसका टोटल कर दिया 132। अब वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि जो बेस्ट फिट लाइन पता है कौन सी होती है, जिसका डेविएशन, जिसका डिफरेंस को स्क्वायर करने के बाद जो टोटल है वो सबसे कम हो, उस लाइन को हम बेस्ट फिट लाइन बोलते हैं। तो ये जो मैंने आपको पास, ये जो आपके पास मैंने 4 लाइनें दी थी, उन 4 लाइनों को मैं क्या करूंगा, मैं सबके डेविएशन कैलकुलेट करूंगा, और डेविएशन करने के बाद उसको स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करने के बाद मैं उसका टोटल करूंगा, और जिसका टोटल सबसे कम होगा उसमें से मैं, चारों में से मैं उस लाइन को मैं बेस्ट फिट लाइन बोलूंगा। क्यों बोलूंगा, क्योंकि भाई जिसका सबसे टोटल कम होगा, इसका मतलब उसका जो एक्चुअल के साथ जो डेविएशन है वो सबसे कम है, और वही आपको 100 वो नियर टू की प्रेडिक्शन देगा। अब बताओ मुझे यहां पे किसका टोटल सबसे कम है, 132, इसका टोटल कितना है जी 44, इसका टोटल कितना है जी 132, इसका टोटल कितना है जी 24। बताओ इन तीनों लाइनों में सबसे कम टोटल किसका है, सर इसका टोटल है, और जिसका टोटल सबसे कम है, तो लीस्ट इज 24, देयरफॉर दिस इज नोन एज लीस्ट स्क्वायर लाइन। लीस्ट स्क्वायर लाइन, लीस्ट होता है सबसे कम, स्क्वायर अब आपको पता हो गया, इसलिए इसका नाम क्या बढ़ रहा है, लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल। तो अब बताओ इन 3 डायग्राम में से कौन सी लाइन जो है बेस्ट फिट लाइन है, सर बेस्ट फिट लाइन यही हुई। जब ये लाइन बेस्ट फिट है तो इसीलिए इसको मैंने क्या बोला, लीस्ट स्क्वायर लाइन। इसी को मैं क्या बोलता हूं, बेस्ट फिट लाइन, क्योंकि इसका सबसे टोटल जो है कम है। इसका टोटल कितना है 44, इसका टोटल कितना है, इसलिए दिस इज अ लाइन ड्रॉन यूजिंग ए स्ट्रेट एज। ये देखो सीधा जो है एक्स एक्सिस पे सीधा एज पे निकाल दिया, और ये किसके ऊपर कर दिया, लाइन ड्रॉइंग यूजिंग ए स्ट्रेट एज, ये किसके ऊपर, वाई के ऊपर स्ट्रेट एज निकाल दिया। इसने नहीं देखा कि इसके बीच में डेविएशन जो है वो बीच से अगर मैं क्रॉस करता हूं या इधर से करता हूं इधर से करता हूं, तो अब बताओ आपकी जजमेंट खत्म हो गई, क्योंकि अब मेरे पास एक क्या आ गया, मैंने एक मॉडल फॉलो किया, और मॉडल ने मुझे हेल्प करी, और हेल्प करके मुझे 4 लाइनों में से कौन सी जो बेस्ट फिट लाइन है वो बता दी, लेकिन किसके बेस के ऊपर बताई जी, लीस्ट स्क्वायर। अब आपको याद हो गया जी, लीस्ट का मतलब मिनिमम, स्क्वायर का मतलब है जो डेविएशन, जो आपका वर्टिकल डेविएशन होता है उसका जब स्क्वायर लेते हैं, और स्क्वायर लेने के बाद जिसका सम सबसे कम होता है उसी के नाम पर तो क्या बन गया, लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल। और बेस्ट फिट क्यों बोला, क्योंकि 4 में से मुझे एक लाइन चूज करनी है, इसलिए कौन सी बेस्ट फिट लाइन है वो मैंने चूज कर ली। हाँ जी, बात क्लियर होगी जी यहां तक। तो अब आपके पास कुछ, इस मॉडल ने हमें हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थोड़ी सी खत्म कर दी। उसने बोला कि क्यों हम अभी तो, क्योंकि अभी रिग्रेशन एनालिसिस तो हमारा एक्चुअल में स्टार्ट होगा, लेकिन अब आपको ये समझ आ रही है कि ये स्ट्रेट लाइन जो है, जो बेस्ट फिट लाइन होती है, वो उसको हम कैसे चूज करते हैं और वो कितनी इंपॉर्टेंट है, वो प्रेडिक्शन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल ने क्या बोला, दिस इज ए टेक्निक यूज टू अराइव एट द रिग्रेशन इक्वेशन। ये देखो रिग्रेशन इक्वेशन के बेस के ऊपर ये लाइन बनेगी, रिग्रेशन इक्वेशन के बेस के ऊपर लाइन बनेगी, अभी ये लेट आएगी। तो ये तो मैंने आपको एक केस स्टडी की हेल्प से बताया, नहीं तो कौन बताता है, वो तो सीधा बोलता है एलो जी लाइन खींच दी है जी लाइन। ए टेक्निक यूज टू अराइव एट द रिग्रेशन इक्वेशन बाय मिनिमाइजिंग द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द वर्टिकल डिस्टेंसेस बिटवीन द एक्चुअल y वैल्यू एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यूज ऑफ y। अब इसको मैं प्रेडिक्टेड वैल्यूज को y प्राइम भी बोलते हैं, अगर y के साथ डैश लगा दूं तो ये वाला पॉइंट जो है, ये कौन से पॉइंट होंगे जो लाइन पे होंगे, इनको मैं बोलूंगा y प्राइम भी बोलते हैं, yc भी बोलते हैं, मतलब ये निशान लगा दिया। ये कौन सा पॉइंट है y, ये कौन सा पॉइंट है जी लाइन पे y प्राइम, और ये कौन सा पॉइंट होगा जी y, ये कौन सा पॉइंट होगा। अब आपको क्लियर हो गया जी। तो जो लाइन के ऊपर होते हैं उनको y प्राइम बोलते हैं, प्रिडिक्टेड बोलते हैं, yc भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लीजिए, यानी कि इसके साथ इसको डिफरेंशिएट करें, और जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसको हम y लिख रहे हैं या x लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल,
ए टेक्निक यूज टू अराइव एट द रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन जिसमें सम ऑफ द स्क्वायर्स जो वर्टिकल डिस्टेंसेस हैं, वर्टिकल डेविएशन जो जिसको बोलता रहा मैं, जिसका टोटल सबसे कम होता है किसके बीच में, एक्चुअल वैल्यू एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यू। और प्रेडिक्टेड वैल्यू आपको पता है कॉस्ट किसके ऊपर होती है, इसी लाइन के ऊपर होती है। इन दोनों के बीच का जो डेविएशन है उसका स्क्वायर करने के बाद जो सम होता है वो जिसका सबसे मिनिमम होता है, उसी टेक्निक को यूज करके हमने जो स्ट्रेट लाइन बनाई उसी को तो हम क्या बोलते हैं, लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल बोलते हैं। ओके, अब जो हमारे पास जो जनरल फॉर्म ऑफ रिग्रेशन जो लीनियर इक्वेशन है, जिसको रिग्रेशन इक्वेशन की बात कर रहे हैं, वो हमें कैसे निकल के आई, ये तो मैंने आपको बताया कि ये लाइन अब हमें कैसे निकालनी है और मेथड से भी, क्योंकि हम स्कैटर डायग्राम से ही नहीं निकाल सकते, तो हम एक मॉडल तैयार करेंगे। आप मॉडल तैयार करेंगे जिसकी वजह से ये स्ट्रेट लाइन, अब आपको पता इंपॉर्टेंस नजर आ गई स्ट्रेट लाइन की। तो मैं आपको बता रहा हूं y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। मैं क्यूरियोसिटी क्रिएट करना चाह रहा हूं ये मॉडल की, ये मॉडल चाहिए मुझे। तो y का मतलब क्या होता है, प्रेडिक्टेड वैल्यू। y प्राइम लिख दिया मैंने। अब आपको पता है प्रेडिक्टेड वैल्यू किसके ऊपर होती है, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन जब मेरे पास होगी तभी मेरे पास प्रेडिक्टेड वैल्यू होगी। और ये स्ट्रेट लाइन को निकालने के लिए हमें कौन सा एनालिसिस करना पड़ता है, रिग्रेशन एनालिसिस करना पड़ता है। a क्या होता है, y इंटरसेप्ट, बिल्कुल बताऊंगा। b क्या बताता है, स्लोप ऑफ द लाइन बताता है। x क्या है, वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये क्या है, प्रेडिक्टेड वैल्यू यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हैं। इस वैल्यू को हम प्रेडिक्ट करते हैं इस मॉडल की वजह से, जिसके लिए मुझे a चाहिए, b चाहिए, क्या चाहिए, बस यहीं से तो मेरा जो ये मॉडल है ये स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन इस मॉडल को मैंने आपकी एक क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी। अब इस मॉडल के बारे में आप सोचेंगे नेक्स्ट लेक्चर तक, और फिर उसके बाद मैं आपको रिग्रेशन एनालिसिस का मीनिंग बताऊंगा, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसका जो रिग्रेशन एनालिसिस में क्या यूज होता है, फिर ये जो रिग्रेशन लाइंस निकल के आती हैं ये कैसे होती हैं। तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हमने आपको सिर्फ रिग्रेशन लाइंस जो बेस्ट फिट लाइन है, जिसको हर आदमी बोल देता है दिस इज बेस्ट फिट लाइन, भाई कैसे आती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इसका रिग्रेशन एनालिसिस में इसका जो इंपॉर्टेंस है, वो हमने आज आपसे बैकग्राउंड में डिस्कस करी कि लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल मॉडल के ऊपर हम कैसे जो है बेस्ट फिट लाइन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल। लेकिन हर जगह लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल नहीं लगेगा, तो उसके लिए हमें फिर किसकी जरूरत पड़ती है, रिग्रेशन इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन के मॉडल की जरूरत पड़ेगी। और ये मॉडल है मेन मॉडल, जिसके ऊपर सारी डिस्कशन जो है वो कॉन्सेंट्रेट करती है। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में।